हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा फ्रेम्स की फंक्शनल एप्लीकेशन। एज यू नो ऑल कि हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12 का सिलेबस जो है बिगनिंग से हमने स्टार्ट किया है और हमने यूनिट 1 में जो इनिशियल टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारी सिलेबस जो है वो टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है और हमारी फर्स्ट यूनिट जो है आउट ऑफ 70 हमारे 30 मार्क्स वो कवर करती है। 70 में से 30 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है और सिर्फ अकेली यूनिट 1 जो है वो 30 मार्क्स की हमारे एग्जाम में आती है। इसलिए यूनिट 1 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट 1 में हमने स्टार्टिंग से किया था कि पांडास लाइब्रेरी के पहले हमने सीरीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद पांडास लाइब्रेरी की डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस हमने किए और बेसिक ऑपरेशंस कंप्लीट करने के बाद हमने एडवांस्ड ऑपरेशंस स्टार्ट किए। सीरीज और बेसिक ऑपरेशंस की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप सीरीज या डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस आपको नहीं आते हैं तो वो आप उन वीडियोस से देख सकते हैं, क्योंकि अब जब हम एडवांस ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं उस केस में भी हमें ये पता होना जरूरी है कि डाटा फ्रेम होता क्या है, वो क्रिएट कैसे होता है, हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं या एलिमेंट्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, उन पे फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं। अगर ये सारी चीजें हमें ना पता हो तो एडवांस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो ये चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बेसिक पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो पहले वो वाली सारी वीडियोस को कंप्लीट करें। डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशंस की आज ही हमारी 4th वीडियो है। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन 3 पार्ट्स में हमने सबसे पहले किया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, देन हमने डाटा फ्रेम पे पाइवटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए और उसके बाद जो हमारी 3rd वीडियो थी उसमें हमने किया था कि सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं और हिस्ट की हेल्प से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था एक डाटा फ्रेम का। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एप्लीकेशंस और ये हमारा 4th पार्ट है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट समझ आ रहा है तो वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई चीज ऐसी आती है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज फंक्शनल एप्लीकेशन। हम सबको पता है पांडास लाइब्रेरी जो होती है पाइथन में वो हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है और उन फंक्शंस में अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमारे डेली बेसिस के जो टास्क होते हैं डाटा साइंस में उन्हें परफॉर्म करने के लिए बहुत ही यूजफुल होती है टू कैरी आउट मैनी डाटा साइंस रिलेटेड टास्क। डाटा साइंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है। डाटा साइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कैरियर स्कोप बहुत ही अच्छा होता है और डाटा साइंस में मेनली हमारी पाइथन लैंग्वेज यूज होती है और पाइथन लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो है numpy और pandas। तो pandas लाइब्रेरी के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डाटा साइंस से रिलेटेड टास्क में यूज होते हैं। वन सच फंक्शनैलिटी इज फंक्शनल एप्लीकेशन और उन्हीं फंक्शनैलिटीज में से एक है हमारी फंक्शन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन एप्लीकेशन होता है कि किसी फंक्शन को डाटा फ्रेम पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करना। ठीक है, हमने अभी तक डाटा फ्रेम से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, लेकिन उन फंक्शंस को हम डाटा फ्रेम पे मल्टीपल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम पूरे डाटा फ्रेम पे किसी फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं या डाटा फ्रेम की किसी पर्टिकुलर रो पे, कॉलम पे या रो वाइज कॉलम वाइज हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर डाटा फ्रेम के हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं फंक्शनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बाय फंक्शन एप्लीकेशन इट मीन्स दैट अ फंक्शन may be applied on data frame in multiple ways, कि वो फंक्शन जो है वो डाटा फ्रेम पे कई तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑन द होल डाटा फ्रेम की हम पूरे डाटा फ्रेम पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम डाटा फ्रेम पे उस फंक्शन को रो वाइज या कॉलम वाइज अप्लाई कर रहे हैं। वो हमारे एक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर एक्सेस 0 होता है तो कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अगर एक्सेस 1 होता है तो रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और थर्ड क्या है, ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट, और या फिर हम कह सकते हैं कि एलिमेंट वाइज जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
ठीक है, क्योंकि डाटा फ्रेम की जो बेसिक इंडिविजुअल यूनिट होती है वो क्या होती है, सिंगल एलिमेंट होते हैं। तो या तो हम उन एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन यानी कि रोज और कॉलम्स उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर पूरे डाटा फ्रेम पे एक साथ किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करें। ठीक है, फॉर द अबव मेंशन्ड 3 टाइप ऑफ फंक्शन एप्लीकेशन pandas offer following 3 फंक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फंक्शन एप्लीकेशन क्या होती है, कि इन 3 तरीकों से डाटा फ्रेम पे अलग अलग फंक्शंस को अप्लाई करना फंक्शनल एप्लीकेशन होती है। बट हम अलग अलग तरीके से अप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है मीन फंक्शन, जो कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, MEAN मीन फंक्शन हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में पढ़ा था। तो अब वो मीन फंक्शन हम डाटा फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हैं या रो वाइज कॉलम वाइज हमें चाहिए या इंडिविजुअल एलिमेंट पे हमें चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए पाइथन पांडास ने हमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, वो है पाइप, अप्लाई और अप्लाई मैप। जब हम पाइप फंक्शन की हेल्प से किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे, लाइक मीन, मीडियन, मोड, मिन, मैक्स, सम, काउंट, कोई भी फंक्शन हो, अगर हम उसे पाइप फंक्शन की हेल्प से कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो पूरे डाटा फ्रेम पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाटा फ्रेम वाइज फंक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन को हम कहते हैं रो वाइज कॉलम वाइज फंक्शन एप्लीकेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम अप्लाई फंक्शन की हेल्प से किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमारे डाटा फ्रेम पे या तो रो वाइज कॉल होता है या फिर कॉलम वाइज कॉल होता है। अप्लाई के अंदर हम आर्ग्यूमेंट में एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने मान लीजिए हमने यहाँ दिया है, हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमने मीडियन और एक्सेस हमने दे दिया 0 तो क्या हो जाएगा कि हर कॉलम का हमें मीन कैलकुलेट होके मिल जाएगा। और अगर अप्लाई फंक्शन के अंदर हमने मीडियन और एक्सेस हमने दे दिया 1 तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें हर रो का मीडियन कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो इसलिए अप्लाई फंक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं रो वाइज कॉलम वाइज फंक्शन एप्लीकेशन। जो थर्ड है हमारा वो है हमारा अप्लाई मैप फंक्शन। अप्लाई मैप फंक्शन हमारा किस लिए यूज होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और इसीलिए हम उसे इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज फंक्शन एप्लीकेशन भी कहते हैं। क्योंकि जब हम अप्लाई मैप के अंदर कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो फंक्शन हर एलिमेंट पे इंडिविजुअली रन होता है। तो ये 3 फंक्शंस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाइप फंक्शन कैसे वर्क करता है, अप्लाई फंक्शन कैसे वर्क करता है और अप्लाई मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है। फंक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो साथ साथ हम उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल साइड बाय साइड करते जाते हैं तो चीजें हमारे माइंड में और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बताया कि इन 3 फंक्शंस के अलावा और भी फंक्शन एप्लीकेशन, 2 और फंक्शन एप्लीकेशन होती हैं, वो है एग्रीगेशन थ्रू, ग्रुप बाय एंड ट्रांसफॉर्म। अभी तक हमने कई सारे एग्रीगेशन फंक्शंस पढ़े थे, मिन, मीडियन, मोड, मिन, मैक्स, सम, काउंट, इस तरीके के काफी सारे एग्रीगेशन फंक्शंस हमने किए थे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, सब। बट अब उन फंक्शंस को ग्रुप बाय और ट्रांसफॉर्म फंक्शन की हेल्प से जब हम यूज करेंगे तो ये भी हमारे क्या होते हैं, फंक्शन एप्लीकेशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम फंक्शन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन एप्लीकेशन में हम जिन फंक्शंस को पढ़ेंगे वो फंक्शन अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, वो फंक्शन तो दूसरे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ क्या बताते हैं, काम को करने का तरीका बताते हैं। लाइक जैसे कि अभी हमने देखा डाटा फ्रेम के ये पांडास लाइब्रेरी के ये 3 फंक्शंस, पाइप, अप्लाई और अप्लाई मैप। ऐसा नहीं है कि पाइप फंक्शन कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अप्लाई फंक्शन कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या अप्लाई मैप, इनका खुद का कोई एज सच एक्शन नहीं है। सिर्फ ये काम क्या करते हैं कि इस पाइप फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन का नाम हम प्रोवाइड करेंगे, ये पाइप फंक्शन उस फंक्शन को पूरे डाटा फ्रेम पे अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई के केस में जिस फंक्शन का नाम हम देंगे वो रो वाइज या कॉलम वाइज परफॉर्म होगा, और अप्लाई मैप के केस में हम जिस फंक्शन का नाम देंगे वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे परफॉर्म होगा। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो हमारी कोड रिलेटेड टास्क को बहुत इजी बना देती हैं। स्पेशली पाइप फंक्शन। पाइप फंक्शन जो है वो एक फंक्शन के आउटपुट को दूसरे में इनपुट प्रोवाइड करता है। अभी मैं
आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी कोडिंग को बहुत मिनिमाइज तो नहीं कह सकते, ये हमारी कोडिंग को बहुत आसान कर देता है कि जब हमने एक कोड लिखा हुआ है पाइप फंक्शन की हेल्प से, तो हम उसे पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। बट अगर हमने पाइप फंक्शन यूज ना करके नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज की हो, तो उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, जब भी हम फंक्शनल एप्लीकेशन का कोई भी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उनमें हम किन्हीं दूसरे फंक्शंस को कॉल जरूर करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे पाइप फंक्शन। पाइप फंक्शन अभी अभी आपने देखा ही है। पाइप फंक्शन क्या करता है कि डाटा फ्रेम पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पूरे कंप्लीट डाटा फ्रेम पे। लेकिन इसके अलावा एक और जो चीज पाइप फंक्शन करता है वो क्या होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमने एक बार पाइप को कॉल किया, उसकी हेल्प से जो भी फंक्शन रन हुआ, उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली दूसरे में एज अ इनपुट चला जाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, अब पाइप इज अ टेक्निक। उसमें पाइप क्या है, एक टेक्निक है for passing information from one program process to another program। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जब कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे प्रोग्राम में पास करने की जो टेक्निक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइपिंग। वेयर वन कमांड और फंक्शंस आउटपुट या फिर रिजल्ट, जहां पे किसी एक कमांड या फंक्शन का आउटपुट और रिजल्ट जो होता है इज टेकन एज इनपुट फॉर अनदर कमांड और फंक्शन, वो दूसरे फंक्शन या कमांड के लिए क्या बन जाता है, इनपुट। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट हुई इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इस कमांड का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट पे ही हमें दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें इस रिजल्ट को पास ऑन करना पड़ेगा। इस रिजल्ट को पास ऑन करने के लिए हम पाइप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये यहाँ हमारे सेकंड प्रोग्राम में पहुंच जाए। इनपुट फॉर कमांड 2 टेकन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ कमांड 1, की कमांड 1 का जो रिजल्ट था वो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है कमांड 2 के लिए, और फिर उसके बाद कमांड 2 क्या हुई है, एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब हमें मान लो हमें किसी की पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लेकिन किस नंबर की करनी है ये हमें नहीं पता। हमारे पास, हमें ये पता है कि जिस नंबर का अभी अभी हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है उसी की हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि यहाँ से क्या होगा, पहले n का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हुआ और फिर उसी की क्या हुई, पावर 2 जो है वो कैलकुलेट हुई। यानी कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का रिजल्ट पावर वाले फंक्शन में हमने क्या किया है, एज अ इनपुट यूज किया है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को अभी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर ना हो रही हो तो घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट ये टॉपिक की बिगिनिंग है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, हम इनफ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपके माइंड में चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। The pipe of pandas does the same thing। जो पाइप फंक्शन है हमारे पांडास लाइब्रेरी का, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। जनरल फॉर्म ऑफ डूइंग दिस इज द सैंडविच स्टाइल ऑफ इन्वोकिंग फंक्शन। अगर हम पाइप यूज ना करें तो इस काम को करने का और क्या तरीका होता है, सैंडविच स्टाइल। सैंडविच स्टाइल का मतलब क्या है, आपने सैंडविच आई थिंक सबने खाया होगा या सबने सुना होगा, हम ब्रेड स्लाइसेस के बीच में सैलेड या कुछ भी मटेरियल जो है फिल करते हैं। तो सैंडविच का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज के बीच में किसी दूसरी चीज को फिल कर देना। तो वही चीज होती है, अगर हम पाइप फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम सैंडविचिंग यूज करते हैं। जैसा कि अभी अभी जो एग्जांपल आपने देखा, यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को पावर फंक्शन के अंदर डाला है, तो ये क्या है, सैंडविच बन गया हमारा कि ये पावर फंक्शन था और उसके बीच में हमने क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा और फिर इस स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट आएगा उसकी पावर 2 जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, द अबव फंक्शन इफेक्टिवली मीन्स
लाइक दिस। ये आपको बताया गया है कि पहले स्क्वायर रूट n कैलकुलेट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पावर फंक्शन के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। सैंडविचिंग स्टाइल कैन एक्सटेंडेड फर्दर टू, यानी कि ये तो अभी हमने सिर्फ एक ही पार्ट देखा कि पावर फंक्शन के अंदर हमने स्क्वायर रूट फिल कर दिया। इतने तक हमारा काम जो था इजी था। जब हमें एक फंक्शन या फिर मान लीजिए हमें दो फंक्शंस को भी सैंडविच बनाना है तो उतना काम हम इजीली कर सकते हैं। बट जब हमारे पास 4-5 फंक्शंस या उससे ज्यादा फंक्शंस हो जाते हैं, उस केस में सैंडविच स्टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ देखेंगे, सैंडविचिंग स्टाइल कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू, कि उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो देखिए इस एग्जांपल में। यहाँ सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक नंबर था n, ठीक है। उस नंबर का हमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो हमने उस नंबर पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट फंक्शन लगा दिया, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया उसका हमें क्या करना है, उसकी पावर 2 हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ा। दूसरा फंक्शन हमने क्या यूज किया, अब पावर फंक्शन। पावर हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया था, कोमा कितनी पावर चाहिए, 2। तो ये हमारा पावर फंक्शन भी जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमारे दो फंक्शंस हो गए। पावर फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट को हमने एज अ सैंडविच फिल किया था। अब इसके बाद आया कि ये पावर जो हमने कैलकुलेट कर ली 2 पावर, इसको हमें, इसका जो रिजल्ट है उसे हमें 3 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिव ऑपरेशन होता है, तो हमने ये डिव ऑपरेशन लगाया, ठीक है। डिव फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि अब यहाँ पे डिव फंक्शन में हमें किसकी डिवीजन करनी है, जो स्क्वायर रूट की हमने पावर कैलकुलेट की थी उसकी डिवीजन करनी है। तो पहले तो हमने ये पूरा पार्ट लिया कि हमें किसकी डिवीजन करनी है, ठीक है, और फिर कोमा लगा के किस से डिवीजन करनी है, 3 से। तो ये हमारा डिवीजन फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने रिजल्ट जो था, पहले हमने एक नंबर जो था उसका पहले हमने स्क्वायर रूट निकाला, फिर हमने उसकी पावर 2 कैलकुलेट की, और पावर 2 कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे हमने 3 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें हमें क्या करना है, 100 ऐड करना है। तो एडिंग के लिए हमने क्या यूज किया, ऐड फंक्शन को यूज किया। अब ऐड फंक्शन में हमें दोनों आर्ग्यूमेंट देने हैं कि किस किस को ऐड करना है। तो पहली चीज तो जो हमारा रिजल्ट था हमें उसमें ऐड करना है, तो एक आर्ग्यूमेंट हमने वो लिया, तो ये हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। कोमा लगा के सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या लिया, 100, क्योंकि हमें क्या ऐड करना था, 100 ऐड करना था। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन हो गया कि हमने उस रिजल्ट में क्या किया, 100 ऐड कर दिया। अब हर एक के अंदर सैंडविच है, ऐड के अंदर हमने डिव फंक्शन कॉल किया, डिव के अंदर पावर फंक्शन, और पावर के अंदर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन जो है कैलकुलेट किया। तो ये जो था ये सैंडविच स्टाइल है हमारा। तो जब तक हमारे पास सिर्फ 2-3 फंक्शन है तब तक तो ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि ठीक है हो रहा है हमारा काम। बट जब हमारे पास इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही मैसी हो जाता है, कोड को पढ़ के समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनकी कोडिंग वीक होगी उन्हें ये लाइन समझने में दिक्कत होगी कि ये हो क्या रहा है या फिर कहाँ। और इवन जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कहीं आप राउंड ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, कहीं कोमा लगाना भूल गए, तो उससे आपका सारा फंक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सैंडविचिंग स्टाइल इज यूजफुल इफ देयर आर जस्ट 1 or 2 लेवल्स ऑफ सैंडविचिंग, कि अगर सिर्फ 1 या 2 लेवल है सैंडविचिंग का तब तक तो ठीक है, बट बियॉन्ड दैट दिस स्टाइल बिकम्स मैसी एंड इज नॉट वेरी मच रीडर फ्रेंडली। तो लेकिन अगर सैंडविचिंग के लेवल ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोग्राम बहुत मैसी बन जाता है और रीडर्स के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है, वो रीडर फ्रेंडली नहीं रहता। एंड देन यू शुड पाइप योर फंक्शंस रादर देन सैंडविचिंग देम, और उस केस में हमें अपने फंक्शंस को क्या करना चाहिए, पाइप करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें सैंडविच बनाना चाहिए, ठीक है। अब इसी काम को हम पाइपिंग की हेल्प से कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे वो। द पाइपिंग ऑफ फंक्शंस थ्रू
पाइप फंक्शन। अब ये भी हमने पढ़ा था कि हम पांडास लाइब्रेरी हमें पाइप फंक्शन प्रोवाइड करती है, तो इस पाइप फंक्शन की हेल्प से हम फंक्शंस की पाइपिंग कर सकते हैं। बेसिकली मीन द चेनिंग ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम फंक्शंस की चेन बना देते हैं इन द ऑर्डर दे आर एग्जीक्यूटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये वाला पार्ट, क्योंकि अब ये ऊपर वाली लाइन देखिए, यहाँ पे हमारी ये कोडिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ऐड फंक्शन से। क्या हम सबसे पहले ऐड परफॉर्म करेंगे? नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा सबसे इनर फंक्शन कौन सा है। स्क्वायर रूट था यहाँ पे, लेकिन अगर मान लीजिए और 6-7 फंक्शंस हैं इस लाइन में, तो हमारे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। बट जब हम पाइपिंग की हेल्प से काम करते हैं, तो वहां पे फंक्शंस की चेन जो बनी होती है वो उसी ऑर्डर में बनती है जिस ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन होना है। लाइक अगर पहले स्क्वायर रूट रन होना है, तो पहले स्क्वायर रूट ही कॉल होगा, सेकेंड नंबर पे पावर, देन डिव एंड देन ऐड फंक्शन। तो जिस ऑर्डर में वो लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ पाइप मेथड। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास लाइन थी जिसे हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, अब उसी का काम हमें यहाँ पे करना है। अब जब हम उसे करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जब हम उसे पाइप फंक्शन की हेल्प से करेंगे। अब पाइप फंक्शन जो है डाटा फ्रेम पे कॉल होता है, तो हम डाटा फ्रेम की हेल्प से उसे रन करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डाटा फ्रेम का नाम लिखना है जिस डाटा फ्रेम पे हमने उसे कॉल करना है, डॉट पाइप फंक्शन। ठीक है, अब पाइप फंक्शन के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट क्या देना है? जो फंक्शन हमें अपने डाटा फ्रेम पे रन करना है वो फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा फंक्शन रन करना था? स्क्वायर रूट फंक्शन रन करना था, तो इसलिए पाइप में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? स्क्वायर रूट फंक्शन का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारा जो डाटा फ्रेम है उस पे क्या कैलकुलेट हो जाए? स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो चीज है वो ये कि यहाँ पे ये n नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं, यानी जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है, और वो यहाँ पे क्या है? डाटा फ्रेम। क्योंकि हम डाटा फ्रेम पे स्क्वायर रूट को रन कर रहे हैं, तो हमारे डाटा फ्रेम के एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ इस n का कोई यूज नहीं है, तो ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना होता, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, df डॉट पाइप स्क्वायर रूट। ठीक है, पूरे डाटा फ्रेम का स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट हो गया। अब स्क्वायर रूट जो कैलकुलेट हुआ उसकी हमें क्या करनी थी? पावर कैलकुलेट करनी थी। तो हमने डॉट करके फिर से पाइप फंक्शन कॉल किया, और इस बार पाइप में हमने कौन सा मेथड प्रोवाइड किया? पावर, क्योंकि इस बार हमें क्या रन करना था? पावर। और कितनी पावर कैलकुलेट करनी थी? 2। अगर हमें 3 पावर कैलकुलेट करनी होती हम यहाँ 3 दे देते, 4 पावर कैलकुलेट करनी होती हम यहाँ 4 प्रोवाइड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पहले इस डाटा फ्रेम डीएफ का क्या हुआ? स्क्वायर रूट कैलकुलेट हुआ। इतने पार्ट से हमें क्या मिल गया? डाटा फ्रेम का स्क्वायर रूट मिल गया। एक पार्ट फिनिश हो गया। अब वो जो स्क्वायर रूट मिला है वो भी तो डाटा फ्रेम ही होगा, क्योंकि डाटा फ्रेम के डाटा फ्रेम में जो है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हुआ। तो ये पूरे से हमें क्या रिटर्न हुआ? एक डाटा फ्रेम जो है वो हमें मिल गया। अब इस डाटा फ्रेम पे हमने क्या किया? पावर फंक्शन कॉल किया, डॉट पाइप पावर। ठीक है, तो अब इस डाटा फ्रेम की पावर 2 जो है वो कैलकुलेट हो गई, यानी कि इतने पार्ट से हमें जो नया डाटा फ्रेम मिला उसमें क्या है? ओरिजिनल डाटा फ्रेम के स्क्वायर रूट की पावर 2। ठीक है, तो यानी कि हमारा इतना काम भी जो है फिर वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमें डाटा फ्रेम मिला, पावर कैलकुलेट करने के बाद वाला जो रिजल्ट है उसकी हमें क्या करनी है? 3 से डिवीजन। फिर से हमने पाइप फंक्शन लगाया। इस बार हमने पाइप फंक्शन में कौन सा फंक्शन दिया? डिव फंक्शन, क्योंकि हमें क्या करनी थी? डिवीजन। किससे डिवीजन करनी थी? 3 से, तो इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया? 3 प्रोवाइड किया। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया कि डाटा फ्रेम की 3 से डिवीजन हो गई। डाटा फ्रेम का जब हमने बेसिक वाली वीडियोस की थी वहां हमने डाटा फ्रेम पे ऑपरेशंस पढ़े थे, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, पावर, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो और रिटर्न भी हमें क्या करेंगे? डाटा फ्रेम ही रिटर्न करेंगे। तो जब एक डाटा फ्रेम को 3 से डिवाइड किया तो उसका हर एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाता है और हमें रिजल्ट जो है वो एक नया डाटा फ्रेम मिल जाता है। तो यहाँ से अगेन हमें एक डाटा फ्रेम मिला। अब इस डाटा फ्रेम पे हमें क्या करना था? इसमें हमें 100 ऐड करना था,
फिर से हमने पाइप फंक्शन लगाया। इस बार हमने पाइप फंक्शन में कौन सा फंक्शन दिया? ऐड, क्योंकि इस बार हमें क्या करना था? उसमें 100 ऐड करना था, तो यहाँ पे हमने 100 प्रोवाइड किया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? उस डाटा फ्रेम में 100 ऐड होके एक नया डाटा फ्रेम मिल गया। अब 100 ऐड करने के बाद जो हमें डाटा फ्रेम मिला वो हमारा रिजल्टेंट है, आउटपुट है, उस पे हमें और फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं करना। तो आगे हमने और पाइप ऑपरेशन यूज नहीं किया और हमारी जो है वो कोडिंग लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये ऊपर वाली जो लाइन थी उसके कंपैरिजन में इस लाइन को समझना कितना इजी है कि पहले स्क्वायर रूट रन हो रहा है, फिर उस पे पावर कैलकुलेट हो रही है, फिर उसकी 3 से डिवीजन हो रही है, फिर उसमें एडिशन हो रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पाइप फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि पाइप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम, जिस डाटा फ्रेम पे हमें फंक्शन को अप्लाई करना है उस डाटा फ्रेम का नाम डॉट पाइप, यानी कि पाइप फंक्शन का नाम। और पाइप फंक्शन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या देना है? पहले तो हमें देना है फंक्शन का नाम जिसे हमें डाटा फ्रेम पे रन करना है, और कोमा लगा के जितने भी हमें और एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है वो, जैसे कि स्क्वायर रूट के लिए हमें स्क्वायर रूट जो है उस पे सिंगल आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, तो वो सिंगल आर्ग्यूमेंट हमारा डाटा फ्रेम ही है, हमारा काम हो गया। जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, बेस और उसकी पावर। बेस क्या होता है? जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, और पावर क्या होती है? जितनी पावर हमें चाहिए। तो यहाँ पे बेस क्या है? डाटा फ्रेम है ही, हमें सिर्फ और क्या प्रोवाइड करना है? पावर। तो इसलिए हम यहाँ पे ये 2 जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। डिवीजन में भी 2 ऑपरेटर चाहिए, एक जिसको डिवाइड करना है और दूसरा जिससे डिवाइड करना है। तो डाटा फ्रेम को डिवाइड करना है वो ऑलरेडी है, किससे डिवाइड करेंगे वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है तो भी उन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। So all you need to do is to use pipe for each function in order of their execution, कि हमें जितने भी फंक्शंस को रन करना है उन सब फंक्शंस को हम पाइप में डाल के उसी ऑर्डर में लिखते जाएंगे जिस ऑर्डर में हमें उन्हें रन करना है। तो हमारी टास्क जो है वो क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। The syntax for pipe function is डाटा फ्रेम का नाम जिस डाटा फ्रेम पे रन करना है, डॉट पाइप यानी कि पाइप फंक्शन। और अब इस पाइप के अंदर हम क्या करेंगे? जिस फंक्शन को कॉल करना है या रन करना है, जैसे एडिशन करनी है तो ऐड, डिवीजन करनी है तो डिव, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो MUL, मीन कैलकुलेट करना है तो मीन यहाँ दे दिया, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिन दे दिया, मैक्स दे दिया। उस तरीके से जो भी फंक्शन हमें चाहिए वो फंक्शन दिया, कोमा लगा के जितने भी और एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है वो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फंक्शन नेम टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा फ्रेम, की फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या है? जिस भी फंक्शन को हमें डाटा फ्रेम पे अप्लाई करना है वो फंक्शन का नाम। ऑर्ग्स का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्ग स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट, आइटरेबल और ऑप्शनल। आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल होता है। देखिए यहाँ पे कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ही है, फंक्शन का नाम। आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इनटू द फंक्शन, क्योंकि अब अगर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है इस फंक्शन के अंदर तो ही हम ये प्रोवाइड करेंगे। अगर इस फंक्शन को किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है तो हम ये ARGS जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। The pipe will return the object as per the executed function. पाइप फंक्शन जो है वो रिजल्ट जो है वो किस बेसिस पे रिटर्न करता है? जो फंक्शन हमने उस पे रन किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। एग्जीक्यूटेड फंक्शन ने हमें अगर सिंगल वैल्यू दी है तो पाइप हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। एग्जीक्यूटेड फंक्शन ने अगर हमें डाटा फ्रेम दिया है तो वो हमें डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। कोई सीरीज दी है तो वो हमें सीरीज रिटर्न कर देगा। पाइप फंक्शन खुद से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है रिजल्ट में। जो एग्जीक्यूटेड फंक्शन का रिजल्ट होता है पाइप फंक्शन उसे एज इट इज रिटर्न करता है। दैट इज इफ द एग्जीक्यूटेड फंक्शन रिटर्न्स अ डाटा फ्रेम, यानी कि अगर जो एग्जीक्यूटेड फंक्शन था उसने कोई डाटा फ्रेम रिटर्न किया है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस केस में देखा, ऐड, डिव, स्क्वायर रूट, मल्टीप्ली, पावर, ये सारे हमें डाटा फ्रेम ही रिटर्न कर रहे थे। तो अगर हमें एग्जीक्यूटेड फंक्शन डाटा फ्रेम रिटर्न करता है तो अ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न बाय पाइप। तो पाइप जो है वो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। एंड इफ द एग्जीक्यूटेड फंक्शन
रिटर्न्स अ नंबर, और अगर एग्जीक्यूटेड फंक्शन एक सिंगल नंबर रिटर्न करता है, द पाइप विल रिटर्न अ नंबर, तो उस केस में पाइप जो है वो नंबर रिटर्न करेगा। तो पाइप अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन रिजल्ट में नहीं करता है। अदर देन द डाटा फ्रेम फंक्शंस, एक तो होते हैं डाटा फ्रेम के फंक्शंस जो हमने पढ़े, और उसके अलावा भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे कि काउंट, मीन, मीडियन एक्सेट्रा, जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में पढ़े थे। एक तो जो हमने बेसिक वीडियो पढ़ी थी वहां उसमें ऑपरेशंस पढ़े थे कि डाटा फ्रेम पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे इन्फो, डिस्क्राइब, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आर एड, रिवर्स एडिशन, रिवर्स सब्ट्रैक्शन, उस तरीके की चीजें। और उसके अलावा जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फंक्शन पढ़े, एग्रीगेशन फंक्शंस पढ़े, वो सारे फंक्शन यू मे ऑल्सो अप्लाई numpy फंक्शन। इन फंक्शंस के अलावा भी जो numpy लाइब्रेरी होती है उसमें जितने फंक्शंस डिफाइंड होते हैं एरेज के लिए ऑन डाटा फ्रेम, वो सब हम जो है वो पाइप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पाइप फंक्शन के अंदर आपको किस तरीके का फंक्शन यूज करना है। पाइप फंक्शन के अंदर आप डाटा फ्रेम के फंक्शन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शन, एग्रीगेशन वाले फंक्शन और numpy लाइब्रेरी के अंदर जितने भी एरेज वाले फंक्शन डिफाइंड होते हैं वो सब यूज कर सकते हो। फर्क सिर्फ क्या होता है, अगर हमें पांडास लाइब्रेरी के यूज करने हैं तो हम नॉर्मली कर सकते हैं जैसे कि डाटा फ्रेम, एग्रीगेशन वाले तो, लेकिन अगर हमें numpy वाले फंक्शंस यूज करने हैं उस केस में हमें उन फंक्शंस के नाम के साथ numpy भी यूज करना पड़ेगा, दैट इज numpy डॉट फंक्शन नेम। और अगर हमने उसे इंपोर्ट करते टाइम एज np इंपोर्ट किया है, यानी कि हमने अगर उसका निकनेम प्रोवाइड किया है तो हम उसे np डॉट फंक्शन नेम के तरह भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, तो पहले हम एक बार बुक वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और इसके आई थिंक इससे हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो इसमें थ्योरी जो थी वही अभी तक जो हमने पढ़ा काफी डिटेल में हो गई है, तो उससे माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी काफी स्टूडेंट्स को कि पाइपिंग जो है वो क्या काम करती है। बट जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ डाउट है उन्हें इन एग्जाम्पल्स से चीज क्लियर हो जाएगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है, सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो है पाइपिंग का, वो क्या कहता है, फंक्शन एड फॉलोड बाय मल्टीप्लाई अप्लाइड ऑन अ डाटा फ्रेम, कि हमें कोई भी एक डाटा फ्रेम लेना है, मतलब खुद से कोई भी एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लो, उस डाटा फ्रेम पे पहले ऐड फंक्शन अप्लाई करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या ऐड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, कौन सा डाटा फ्रेम लेना है, यानी कि हम खुद से ही डाटा फ्रेम लेंगे, खुद से ही एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ हमें क्या करना है, पहले उससे एडिशन फंक्शन यूज करना है, फिर मल्टीप्लाई। जो स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर की पहले वाली वीडियोस देखी हैं या बेसिक वीडियोस भी देखी हैं वो इस वाले डाटा फ्रेम से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, सेलडेफ। बट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है उनके लिए भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ ये आपको दिखाया गया है कि सेल डीएफ जो डाटा फ्रेम है वो किस तरीके का डाटा फ्रेम है। ठीक है, इस डाटा फ्रेम में हमारे पास 4 रोज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सिमिलरली 4 कॉलम्स हैं, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, ये 4 रो और 4 कॉलम्स हमारे पास हैं, और हर रो में हर कॉलम के लिए डाटा जो है वो फील्ड है। अब इस डाटा फ्रेम पे हम अपने फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, अब सेलडेफ में हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड फंक्शन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसे करने के 2 तरीके, एक तो हमने कौन सा पढ़ा, सैंडविचिंग स्टाइल, और दूसरा पाइप मेथड। इसे हमें यहाँ बुक में दोनों तरीके से करके दिखाया गया है ताकि स्टूडेंट के माइंड में पिक्चर क्लियर रहे कि सैंडविचिंग से किस तरीके से होता है और पाइपिंग से किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइपिंग को सैंडविचिंग को यूज करके, तो यहाँ पर देखिए सेलडेफ डॉट ऐड, हमें पता है कि डाटा फ्रेम पे फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या होता है, डाटा फ्रेम का नाम डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, जो हमें उसमें ऐड करना है। तो सेलडेफ डॉट ऐड 30 से क्या हो गया कि इस वाले डाटा फ्रेम में 30 जो है ऐड हो गया। अब इससे हमें एक डाटा फ्रेम जो है वो मिल गया। ठीक है, अब उस डाटा फ्रेम में को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, किसी भी नंबर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे करने का तरीका क्या हो सकता है,
एक तो ये कि इसे राउंड ब्रैकेट में क्लोज करके डॉट लगा के इस पे मल्टीप्लाई फंक्शन मल फंक्शन कॉल करो, ठीक है, क्योंकि डाटा फ्रेम में मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज होता है, MUL फंक्शन, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि हमें मल्टीप्लाई फंक्शन यूज करना है, तो ये फंक्शन हमारा numpy लाइब्रेरी में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, np.multiply, और इस मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट क्या दिया, जो हमारा पहले वाला फंक्शन था वो, क्योंकि हमें उसी के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने उस पूरे फंक्शन को लिखा और कोमा 3 यानी कि वो क्या हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब ये सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, मैसी सा हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, पाइप, और देखिए पाइप की हेल्प से हमें कैसे करना है, पाइप की हेल्प से कॉल करना बहुत इजी है। सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम, ठीक है, जिस डाटा फ्रेम पे हमें फंक्शन अप्लाई करना है उसका नाम, हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या था, सेलडेफ, हमने वही यूज किया। इस फंक्शन पे पहले क्या करना है, ऐड फंक्शन यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट पाइप, ठीक है, क्योंकि हम पाइपिंग की हेल्प से सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं, इसलिए हमने पाइप फंक्शन यूज किया, डॉट पाइप, और उसमें क्या कर दिया, फंक्शन का नाम दे दिया ऐड फंक्शन, और ऐड क्या करना है, 30 ऐड करना है हमें डाटा फ्रेम में, तो फंक्शन का नाम कोमा 30। ऐड फंक्शन जो है आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, और ये numpy लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होता है, तो आप np.add भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इतने पार्ट से क्या हो गया कि सेलडेफ डाटा फ्रेम में 30 जो है ऐड हो गया, ये इतना पार्ट हो गया। यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिला, एक नया डाटा फ्रेम मिला, जिसका रिजल्ट, जिसमें क्या स्टोर्ड है, सेलडेफ में 30 ऐड होके स्टोर्ड है। अब इस डाटा फ्रेम को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो फिर से हमने इस डाटा फ्रेम पे पाइप लगाया, यानी कि डॉट पाइप, और इस बार पाइप के अंदर आर्गुमेंट क्या दिए, np.multiply, 3 की, ये जो पहले बार ये जो डाटा फ्रेम है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से। तो इस तरीके से जो है पाइप की हेल्प से हमने दोनों फंक्शंस को बहुत इजीली कॉल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, या फिर इससे पहले हम एक बार खुद से प्रैक्टिकली कर लेते हैं, बीच में गैप भी हो जाएगा, हम काफी देर से थ्योरी करे जा रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हमें मिल जाएगा। अब ये मैं एनाकोंडा सॉफ्टवेयर से स्पाइडर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे जब हमें प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा फ्रेम ही नहीं होगा तो हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। और डाटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले हमें numpy और pandas दोनों लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट pandas एज pd एंड इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमेशा हमें किसी 2D स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो इसलिए पहले हम एक 2D एरे क्रिएट कर लेंगे, जिससे कि हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट करना इजी हो जाए। अब यहाँ 2D एरे क्रिएट करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है अलग अलग रो प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट 2D के लिए और इसके अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग रो के लिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो ले लेते हैं, हमने 3 एलिमेंट ले लिए फर्स्ट रो में, कोमा लगा के अब हम सेकंड रो डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब हम थर्ड रो ले लेते हैं, थर्ड रो में भी हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। इसके बाद हम एक फोर्थ रो और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे डाटा फ्रेम में 4 रो हो जाएंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा एरे क्रिएट हो गया। अब हम इससे क्या क्रिएट करेंगे, डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम के लिए pandas लाइब्रेरी यूज होती है, तो pd डॉट डाटा फ्रेम के लिए फंक्शन का नाम होता है डाटा फ्रेम, जिसका D कैपिटल F कैपिटल, अगर ये D और F आपने स्मॉल में लिखे तो वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। तो लाइब्रेरी नेम डॉट डाटा फ्रेम और एरे का नाम जिससे हमें क्रिएट करना है। अब अगर हम सिर्फ इतना सिंटेक्स यूज करेंगे तो हमारा डाटा फ्रेम तो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि एरे के डिफॉल्ट इंडेक्सेस क्या होते हैं, 0 से साइज -1 तक। मैं आपको एक बार ये रन करके दिखा देती हूँ, प्रिंट df, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम है, 4 रो थी तो इंडेक्सेस 0 1 2 3 आ गए, 3 कॉलम थे इंडेक्सेस 0 1 2 आ गए। बट मान लीजिए हमें ये इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें
रो और कॉलम के लिए इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं तो हम यहाँ वो इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देंगे कोमा लगा के। हमारे पास 4 रो हैं तो चारों रोज के लिए हम इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देते हैं, रो के लिए दे देते हैं हम R1 R2 R1 देन R2 देन R3 एंड देन R4। ठीक है, ये हमारे रो के इंडेक्सेस हो गए। सिमिलरली हम कॉलम्स के लिए दे देंगे। कॉलम्स के लिए हम C1 C2 की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, C1 C2 C3। तीन ही कॉलम है हमारे पास तो C1 C2 एंड C3 कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए अब हमारे जो है इंडेक्सेस चेंज हो गए। रो के लिए R1 R2 R3 R4 है और कॉलम्स के लिए C1 C2 एंड C3 है। ठीक है, अब हम इस पे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया डाटा फ्रेम में रिजल्ट जो है स्टोर करवा लेंगे। अभी अभी जो हमने पढ़ा पहले हम उसी को करके देखते हैं। हमें इस डाटा फ्रेम में पहले एडिशन करनी है, उसके बाद हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ। तो डीएफ डॉट फंक्शन का नाम क्या यूज करेंगे, पाइप। ठीक है, अब इसके साथ ब्रैकेट में हम क्या देंगे, उस फंक्शन का नाम जो हमें इस पे कॉल करना है। हमें इस पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऐड फंक्शन जो है कॉल करना है। ठीक है, ऐड फंक्शन हमने ले लिया। अब ऐड क्या करना है हमें इसमें, मान लीजिए हमें यहाँ पर ऐड करना है 10 ऐड करना है। ठीक है, कि हर एलिमेंट में क्या हो, 10 ऐड हो जाए। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आया, अब इतना काम हो गया कि पाइप फंक्शन के हम अंदर हमने फंक्शन का नाम दिया ऐड, तो ये डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। मैं आपको इतना ही पार्ट पहले प्रिंट करके दिखा देती हूँ, प्रिंट df1। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे देते हैं, मॉडिफाइड डाटा फ्रेम। प्रिंट मॉडिफाइड डाटा फ्रेम। ठीक है, और ये हमारा था ओरिजिनल, तो इसके लिए हम दे देते हैं प्रिंट ओरिजिनल डाटा फ्रेम। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर जो था वो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था और ये मॉडिफाइड डाटा फ्रेम है। देखिए हर एलिमेंट में जो है 10 ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, पहले ऐड फंक्शन कॉल करना था और फिर ये जो रिजल्ट आया 10 ऐड करने के बाद, इसे हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मान लीजिए हम इसे 10 से ही 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जब इसके रिजल्ट पे फंक्शन कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन डॉट पाइप, और इस बार हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, कोमा लगा के किससे मल्टीप्लाई करना है वो हम देंगे, तो हमने दे दिया 100। अब क्या होगा, ये df1 में कौन सा रिजल्ट स्टोर होगा, कि जो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था df, पहले उसमें 10 ऐड हो और फिर 100 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला जो डाटा फ्रेम था, ये सारे एलिमेंट्स जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसे रन करके देखते हैं और ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से पाइपिंग की हेल्प से हम कितने भी फंक्शंस को आपस में ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ही मान लीजिए हमें इसकी डिवीजन करनी होती, अब मुझे इसे 10 से डिवाइड करना है हर एलिमेंट को। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम, डॉट पाइप। इस बार हमें कौन सा फंक्शन देना है, डिवीजन के लिए, तो np डॉट डिवीजन के लिए हम फंक्शन क्या प्रोवाइड करेंगे, डिवाइड, और उसके साथ किससे डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, यानी कि पहले जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम था उसमें 10 ऐड हुआ, उसके बाद वो डाटा फ्रेम 100 से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद फिर वो 10 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइपिंग की हेल्प से कितने भी फंक्शंस को आपस में पाइप कर सकते हैं। यहाँ ये ऐड फंक्शन का जो रिजल्ट था वो किसके लिए इनपुट बन गया, मल्टीप्लाई फंक्शन के लिए, और जो मल्टीप्लाई फंक्शन का आउटपुट था वो किसके लिए इनपुट बन गया, डिवीजन फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से पाइपिंग जो है वो क्या करती है, एक फंक्शन के आउटपुट को दूसरे फंक्शन का
इनपुट बना देती है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, बट अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इसे उस तरीके ये वाला पार्ट भी रन करके देख सकते हैं जो सैंडविचिंग स्टाइल हमने पढ़ा था अभी ऊपर, कि सैंडविचिंग स्टाइल की हेल्प से हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। सैंडविच स्टाइल परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट का मतलब आई होप आप सबको पता होगा। कमेंट का मतलब है कि अभी हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ये हमारे लिए इनवैलिड लाइन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम df1 दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, सैंडविचिंग मेथड की हेल्प से। ठीक है, सैंडविचिंग मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डाटा फ्रेम पे क्या करना है, ऐड फंक्शन कॉल करना है। तो np डॉट ऐड, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, जिस डाटा फ्रेम में ऐड करना है, और दूसरा क्या ऐड करना था, हमें 10 ऐड करना था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डाटा फ्रेम में जो है 10 ऐड हो जाएगा। इसे आप चाहो तो रन करके देख लीजिए। ये देखिए हर एलिमेंट में क्या हो गया, 10 ऐड हो गया। अब ये जो 10 ऐड होके हमें रिजल्ट मिला, इस पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो अब जब हमें इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें आर्ग्यूमेंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, np डॉट मल्टीप्लाई ठीक है, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम क्या लेंगे, पहले हमने लिया np डॉट ऐड और उसको df से ऐड किया, कोमा, अब मल्टीप्लाई किससे करना था, हमें 100 से, तो हमने यहाँ पे 100 प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि पहले ये डाटा फ्रेम में 10 ऐड हुआ और उसके बाद वो उसका रिजल्ट जो है 100 से मल्टीप्लाई हुआ। इसे आप रन करके देख सकते हैं, ये देखिए ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब अगर हमें इसकी डिवीजन भी करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिवीजन अप्लाई करनी पड़ेगी, np डॉट डिवाइड। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा बन गया आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट कोमा लगा के जिससे डिवीजन करनी है, मान लीजिए हमें 10 से डिवीजन करनी है। ठीक है, अब हमें ये पूरी जो स्टेटमेंट थी, इससे जो हमें रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट को हमें 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे रन करके देखते हैं। कुछ सिंटैक्स मिस्टेक हुई है यहाँ पे। दोबारा से करते हैं इसे, np डॉट डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये पूरा आर्ग्यूमेंट बन गया, कोमा, इसे डिवाइड किससे करना है, 10 से, और इसे क्लोज कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमें वही रिजल्ट मिल गया जो हमें पहले मिला था, बट पहले वाली स्टेटमेंट, अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो df1 ये था, हम इसे df1 कर लेते हैं और इसे df2। ठीक है, अब देखिए ये पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ के देखिए और ये दूसरे वाली स्टेटमेंट पढ़ के देखिए। इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझना कहीं ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस वन। और अभी तो ये सिर्फ 3 ही फंक्शन थे, यानी कि हमने सैंडविचिंग जो है सिर्फ 2 ही लेवल पे की है। तो 1 या 2 लेवल तक सैंडविचिंग जो है इजी रहती है फिर भी, लेकिन मान लीजिए ये 6-7 फंक्शन होते तो जो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डालना कितना मुश्किल हो जाता। स्पेशली टाइपिंग मिस्टेक्स होने लगती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा जब हमने डिवाइड फंक्शन किया था तो तब भी हमसे मिस्टेक हो गई। तो इस तरीके से सिंटैक्स में गलतियां होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं सैंडविचिंग मेथड के अंदर। तो इसलिए हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, पाइपिंग यूज करना प्रेफर करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है, फंक्शन ऐड फॉलोड बाय मल्टीप्लाई followed by square root and floor applied on a data frame। यानी कि हमें कोई भी एक डाटा फ्रेम लेना है तो हम यहाँ बुक में जो है उन्होंने वही सेलडेफ ही यूज किया है जो अभी यहाँ आपको ऊपर दिखाया गया था, ये वाला डाटा फ्रेम, ये सेलडेफ डाटा फ्रेम जो है। इस डाटा फ्रेम पर सबसे पहले क्या करना है, ऐड फंक्शन कॉल करना है।
एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उस पे मल्टीप्लीकेशन कॉल करनी है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उस रिजल्ट का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसका हमें क्या करना है, फ्लोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये 4 मेथड हमारे पास हैं। तो ये देखिए आपको दोनों तरीके से करके दिखाया गया है। ये हमारा पाइपिंग वाला मेथड है और ये हमारा सैंडविचिंग वाला मेथड है। तो यहाँ पे आप देखिए सैंडविचिंग वाले मेथड में भी सबसे पहले क्या हुआ है, एडिशन यूज हुई है। तो यहाँ पे डाटा फ्रेम में 30 जो है ऐड कर दिया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया है कि जो भी ये रिजल्ट था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर वो रिजल्ट दे दिया। फिर जो हमारा स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया उसका हमने फ्लोर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पाइप फंक्शन की हेल्प से की गई है। सबसे पहले डाटा फ्रेम पे हमने पाइप फंक्शन की हेल्प से क्या किया, ऐड फंक्शन कॉल किया। यहाँ सीक्वेंस जो है बहुत इजी रहती है समझनी। ऐड फंक्शन परफॉर्म हुआ, 30 ऐड हो गया। अब जो रिजल्ट मिला उस पे हमने मल्टीप्लाई को कॉल कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला उस पे हमने स्क्वायर रूट को कॉल कर दिया, और स्क्वायर रूट के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उस पे हमने क्या किया, फ्लोर को एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट के बाद कोई आर्गुमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है हम सिर्फ एक एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं और उस एलिमेंट को ही हम स्क्वायर रूट फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं। हमें दूसरा कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। जब हम ऐड परफॉर्म करते हैं हमें दो ऑपरेटर मतलब हमें दो ऑपरेंड चाहिए। तो पहला ऑपरेंड हमारा डाटा फ्रेम हो गया, दूसरा हमारा 30 हो गया कि डाटा फ्रेम में 30 ऐड करना है। मल्टीप्लाई के केस में भी पहला ऑपरेंड हमारा डाटा फ्रेम हो गया, ये रिजल्टेंट डाटा फ्रेम जो था, और दूसरा ऑपरेंड 3 की हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट स्क्वायर रूट के केस में डाटा फ्रेम का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, किसी दूसरे ऑपरेंड की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए तो हमें सिंगल ऑपरेंड चाहिए, तो इसलिए यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। सिमिलरली फ्लोर के केस में हमें डाटा फ्रेम का फ्लोर कैलकुलेट करना है, कोई दूसरा आर्गुमेंट हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। यही चीज आप पाइपिंग में भी देख सकते हो। जब सेलडेफ डॉट ऐड किया, यहाँ 30 प्रोवाइड किया कि 30 ऐड करना है। मल्टीप्लाई के केस में भी पहला आर्गुमेंट क्या था, सेलडेफ डॉट ऐड 30, कोमा लगा के दूसरा आर्गुमेंट 3 दिया। ठीक है, बट स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई एडिशनल आर्गुमेंट नहीं दिया। सिमिलरली फ्लोर के अंदर भी। ठीक है, तो हम एक बार इसे खुद से करके देख लेते हैं, यही सेम चीज। इस बार हम सैंडविचिंग से नहीं करेंगे, हमने समझ लिया है। अब हम सिर्फ पाइपिंग से करके देखेंगे। इसी डाटा फ्रेम पे करना था, पहले हमें ऐड करना था तो हमने np डॉट ऐड किया, फिर हमें मल्टीप्लाई करना था, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। बट अब हमें डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी, हमें क्या परफॉर्म करना है, स्क्वायर रूट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, np डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन का नाम होता है sqrt। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, फ्लोर कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम पाइप मेथड यूज करेंगे, और पाइप मेथड के अंदर इस बार हम क्या करेंगे, np डॉट फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो है वो कंप्लीट कर दिया कि पहले हमने ऐड फंक्शन कॉल किया डाटा फ्रेम पे, 10 ऐड हो गया। 10 ऐड करने के बाद हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दिया। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, उसका फ्लोर कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि यहाँ पे ये सारा जो है पहले इस एक्चुअल डाटा फ्रेम में एडिशन हुई, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर स्क्वायर रूट और फिर फ्लोर। ठीक है, तो इस तरीके से पाइपिंग की हेल्प से हम कितने भी फंक्शंस को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अप्लाई एंड अप्लाई मैप फंक्शन। ठीक है, अप्लाई फंक्शन हमने पढ़ा था, रो वाइज कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, और अप्लाई मैप फंक्शन जो है वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का सिंटेक्स जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, You must be wondering why I have clubbed apply and apply map functions। कि मे बी रीडर्स जो है वो सोच रहे होंगे कि इन्होंने इन दोनों फंक्शंस को एक साथ क्लब क्यों कर दिया, अलग अलग डिस्कस क्यों नहीं किया।
वेल दिस इज डन फॉर अ पर्पज, ऐसा किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया गया है, बिकॉज देयर कंबाइंड डिस्कशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बोथ दीज फंक्शन, क्योंकि एक साथ इन फंक्शंस को समझना जो है वो थोड़ा आसान होता है। बोथ अप्लाई एंड अप्लाई मैप अप्लाई द फंक्शन हुज नेम इज पास्ड एज आर्गुमेंट। जिस भी फंक्शन का नाम एज अ आर्गुमेंट यहाँ इन फंक्शंस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ये उन फंक्शंस को रन करेंगे। बट अप्लाई इज अ सीरीज फंक्शन। अप्लाई जो है वो क्या है, सीरीज फंक्शन है, यानी कि अप्लाई के अंदर जो भी फंक्शन का नाम हम देंगे वो किसी सीरीज पे रन होगा, या तो हर एक कॉलम पे रन होगा क्योंकि हर कॉलम जो है वो सीरीज होता है, या फिर हर रो पे रन होगा क्योंकि हर रो भी क्या होती है, एक सीरीज होती है। So it implies the given function to one row or one column of data frame। क्योंकि ये सीरीज फंक्शन है तो ये डाटा फ्रेम के या तो रो पे या तो कॉलम पे जो है रन होगा। As single row column of a data frame is equivalent to a series। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाटा फ्रेम की एक सिंगल रो या फिर एक सिंगल कॉलम जो है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, सीरीज के इक्विवेलेंट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा अप्लाई मैप फंक्शन। अप्लाई मैप फंक्शन जो है वो क्या है, एलिमेंटल फंक्शन है, एलिमेंट वाइज फंक्शन है। सो इट अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटली। क्योंकि ये एलिमेंट वाइज फंक्शन है तो इस फंक्शन के अंदर हम जिस भी फंक्शन का नाम लिखेंगे ये उस फंक्शन को डाटा फ्रेम के हर एलिमेंट पे अप्लाई कर देगा विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट अनदर एलिमेंट, और बाकी किसी भी एलिमेंट को अकाउंट में नहीं लेगा, यानी कि वो किसी एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेगा, हर एलिमेंट पे इंडिविजुअली काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड फर्दर डिस्कशन विल मेक इट मोर क्लियर टू यू, कि आगे जितना भी डिस्कशन होगा और जो भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे उससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स दोनों मेथड्स का। सबसे पहले अप्लाई का सिंटैक्स। अप्लाई मेथड का सिंटैक्स आप देख सकते हैं, जैसे पाइप का सिंटैक्स था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। डाटा फ्रेम का नाम डॉट अप्लाई, ठीक है, कि डाटा फ्रेम जिस पे हमें फंक्शंस रन करने हैं और कौन से फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं, अप्लाई की हेल्प से। अब यहाँ हम देंगे उस फंक्शन का नाम जिसे हमें रन करना है और उसके साथ हम देंगे एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है कि डिफॉल्ट ये वैल्यू 0 होती है, यानी कि डिफॉल्ट जो है वो कॉलम वाइज ऑपरेशन होता है। अगर आप एक्सेस प्रोवाइड ही ना करो, सिर्फ फंक्शन देके इसे क्लोज कर दो, तो उस केस में क्या होता है, हमने ये जो भी फंक्शन का नाम लिखा होगा वो कॉलम वाइज रन होगा, हर कॉलम के लिए परफॉर्म होगा। बट अगर हम एक्सेस एक्सप्लिसिटली देंगे तो अगर एक्सेस 0 दिया है तो कॉलम वाइज रन होगा, और अगर एक्सेस की वैल्यू 1 दी है तो फंक्शन जो है वो रो वाइज परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ कौन ये पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपको समझाए वही यहाँ लिखे हुए हैं। पहला कि फंक्शन नेम क्या है, द फंक्शन टू बी अप्लाइड ऑन द सीरीज इनसाइड द डाटा फ्रेम, की डाटा फ्रेम के अंदर जो सीरीज है उन पे अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन हमें चाहिए वो, यानी कि ऑन रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो और कॉलम्स पे जो फंक्शन हमें चाहिए अप्लाई करने के लिए वो। इट शुड बी अ फंक्शन दैट वर्क विद सीरीज और सिमिलर ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो किसी सीरीज पे रन हो सकता हो। अगर हम कंप्लीट डाटा फ्रेम वाला ही कुछ लें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस। एक्सेस की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू लेकिन 0 होती है। एक्सेस अलोंग विद फंक्शन इज अप्लाइड, इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सेस की वैल्यू होगी उसी एक्सेस के अलोंग फंक्शंस जो है अप्लाइड होंगे। इफ एक्सेस इज 0 और इंडेक्स, फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच कॉलम, बट इफ अवर एक्सेस इज 1 और कॉलम्स देन फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच रो, यानी कि अगर एक्सेस की वैल्यू 1 है तो फंक्शन हर एक रो पे रन होगा, और अगर एक्सेस की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हर एक कॉलम पे रन होगा। नाउ नेक्स्ट अप्लाई मैप का सिंटैक्स क्या होता है। सेम अप्लाई की तरह डाटा फ्रेम का नाम डॉट अप्लाई मैप, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या देंगे, फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्लाई मैप जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे फंक्शन को रन करता है, ठीक है। Where function name is the function to be called, जहाँ पे फंक्शन नेम क्या है, जिस फंक्शन को हमें कॉल करना है वो वाला फंक्शन।
and it should be a function that work on a single value। और ये एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो नॉर्मल सिंगल वैल्यूज पे वर्क कर सके। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसे फंक्शन का नाम दे दे जो सिर्फ सीरीज या डाटा फ्रेम पे ही रन हो सकता हो, उस केस में हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो हर एलिमेंट पे रन हो सके, जिसके लिए हमें सिंगल वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है। In order to understand the working of apply and apply map, let us use a function mean, क्योंकि mean function ऐसा होता है जो कि किसी रो पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, किसी कॉलम पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, और साथ ही साथ किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पे भी रन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम mean फंक्शन यूज करेंगे। ये देखिए इन्होंने यही चीज मेंशन भी की है, वी चूज फंक्शन mean बिकॉज इट कैन वर्क विद अ सेट ऑफ वैल्यूज एज वेल एज अ सिंगल वैल्यू। यानी कि अगर हमारे पास एक पूरा सेट है, यानी कि अगर पूरी रो या पूरा कॉलम है, तो उन सेट ऑफ वैल्यूज पे भी मीन फंक्शन रन हो सकता है, और अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है तो हम उसका भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन फंक्शन आई होप आप सबको याद ही होगा, मीन फंक्शन होता है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जो हम नॉर्मल मैथ्स की टर्म्स में यूज करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हैं, हमें उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, उनका मीन निकाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए np डॉट मीन, अगर हमने मीन फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दिए, ये देखिए हमने एक लिस्ट दे दी जिसमें 3 नंबर हैं, तो ये उनका भी मीन कैलकुलेट करके हमें दे देगी। कैसे कैलकुलेट करेगी, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देगी, इनकी एवरेज जो है ये रिटर्न कर देगी। बट अगर हम मीन फंक्शन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी देते हैं तो ये उसका भी मीन कैलकुलेट करके हमें दे देती है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने नंबर्स हैं आपस में ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ टोटल 3 नंबर थे, तो तीनों को आपस में ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ एक ही नंबर है, तो उस एक नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से मीन फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज पे भी वर्क करता है और सिंगल वैल्यू पे भी वर्क करता है। ठीक है, बिफोर वी एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ अप्लाई एंड अप्लाई मैप, अप्लाई और अप्लाई मैप की फंक्शनिंग देखने से पहले हम एक बार ये डाटा फ्रेम जो है वो देख लेते हैं। डाटा फ्रेम सेलडेफ वी हैव बीन यूजिंग इन द प्रीवियस एग्जांपल, इसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया है, और अप्लाई मैप के लिए भी हम यही सेम डाटा फ्रेम जो है वो यूज करेंगे। तो ये डाटा फ्रेम हमारा, ये सेलडेफ डाटा फ्रेम है हमारे पास, और सेलडेफ के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ये 4 कॉलम्स हैं और 4 ही हमारे पास रो हैं। कौन कौन सी, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये चारों हमारे पास रो हैं और ये सारी टेबल जो है वो फिल्ड है। अब हम रन करके देखते हैं अप्लाई और अप्लाई मैप फंक्शन को। Have a look at the following 2 screenshots. The first screenshot show the result of apply function on CellDef for function mean, and the second screenshot show the result of apply map on data frame CellDef for function mean. ये क्या रहा है, ये जो 2 स्क्रीनशॉट्स हैं ये हमें प्रैक्टिकल पार्ट के, यहाँ बुक में जहां भी आपको ये इस तरीके से डॉटेड बॉक्स में कुछ शो किया गया है, वो एक तरीके से स्क्रीनशॉट है जो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये देखिए हम जो ये स्पाइडर में यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये उसी टाइप के सॉफ्टवेयर का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टूडेंट्स जो है इजीली समझ सकें। अगर कई बार क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा होता है, लैब में जाके प्रैक्टिकल कर पाना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर ये होता है कि थ्योरी क्लास आज है, कल प्रैक्टिकल क्लास होगी, तो कल तक का वेट ना करना पड़े स्टूडेंट्स को, इसलिए कोड स्निपेट जो है वो गिवन होते हैं ताकि चीजें साइड बाय साइड क्लियर होती रहें। यहाँ देखिए पहला फंक्शन क्या है, डाटा फ्रेम का नाम डॉट अप्लाई, अप्लाई में हमने क्या दिया, np डॉट मीन। अब ये देखिए अप्लाई फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे, पहला फंक्शन और दूसरा एक्सिस। अगर हम एक्सिस की वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू क्या होती थी, 0, यानी कि फंक्शन जो है वो कॉलम वाइज वर्क करेगा। हमारे कॉलम्स के नाम क्या थे सेलडेफ में, ये देखिए 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो हर कॉलम का जो है वो मीन कैलकुलेट होके हमें मिल गया। 2016 का मीन ये रहा, ये नेक्स्ट जो है वो 2017 का मीन, देन 2018 का, और सिमिलरली 2019 का। तो चारों कॉलम्स का जो है वो मीन कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली अगर हमने अप्लाई मैप फंक्शन यूज किया होता तो डाटा फ्रेम का नाम डॉट अप्लाई मैप, और ब्रैकेट में हमने फंक्शन का नाम दे दिया,
अब ये अप्लाई मैप फंक्शन है तो हर एलिमेंट का मीन कैलकुलेट होगा, तो हर एलिमेंट का मीन कैलकुलेट होगा तो हमें पूरा डाटा फ्रेम एज इट इज जो है वो मिल गया। ठीक है, अब आगे यही चीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है। फॉर अप्लाई द फंक्शन np.mean हैज कैलकुलेटेड द रिजल्ट विद ईच ऑफ द कॉलम कंसीडरिंग ईच कॉलम एज सीरीज। क्योंकि वो कॉलम वाइज ऑपरेशन रन किया है तो वो हर कॉलम को क्या कंसीडर करता है, एक सीरीज मान के चलता है। सबसे पहले कॉलम 16 आया 2016, तो 2016 में हमारे पास कितनी रो थी, 4 रो थी, तो उन चारों नंबर्स को ऐड किया और उसे 4 से डिवाइड कर दिया और उससे उसका मीन जो है वो कैलकुलेट हो गया और वही मीन जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सिमिलरली कॉलम 2017 के लिए उस कॉलम की चारों वैल्यूज आपस में ऐड हो गई और 4 से डिवाइड हो गई तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली 2018 और 19 के लिए। बट अप्लाई मैप फंक्शन जो है उस फंक्शन में जब हमने np.mean कैलकुलेट कॉल किया, इट हैज कैलकुलेटेड रिजल्ट विद ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो अप्लाई मैप फंक्शन में np.mean ने हर एलिमेंट का मीन कैलकुलेट किया। तो जैसे सेलडेफ हमारे डाटा फ्रेम का नाम था, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, फर्स्ट रो हमारी Q1 थी और फर्स्ट कॉलम क्या था 2016, तो ये Q1 और ये 2016, ये हमारा होता है एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका। तो Q1 2016 का जब हमने मीन कैलकुलेट किया, एक सिंगल वैल्यू थी तो उसे 1 से डिवाइड किया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली Q1 में ये 2017 के लिए जब किया तो ये भी सिंगल वैल्यू थी तो इसे जब 1 से डिवाइड किया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। डिवीजन का रिजल्ट जो है हमेशा डेसिमल में होता है, इसलिए ये 0.0 जो है वो मेंशन हो गया, भले ही हमारे नंबर्स इंटीजर थे। तो आई होप यहाँ से अप्लाई मैप जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये हमें चारों कॉलम्स के लिए दिखाया गया है। ये 2016 कॉलम के लिए आपको दिया हुआ है, ये 2017 का, देन ये 2018 का। 2019 में हमारे पास एक ही वैल्यू थी, अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये सेलडेफ कॉलम में 2019 में जो है सिर्फ एक ही वैल्यू थी, बाकी 3 वैल्यूज नैन थी। और जो न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं वो नैन वैल्यूज को स्किप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू थी और उसका मीन भी क्या आ गया, इसलिए 61,000 ही आ गया। और यही जो है चारों कॉलम्स का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेलडेफ आपको दिखाया हुआ है, ये सारे कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स को आपस में ऐड करके जो है वो क्या मिले हैं, रिजल्ट मिले हैं। जब हमने अप्लाई मैप फंक्शन किया था तो अप्लाई मैप फंक्शन में हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट बना था और इंडिविजुअल एलिमेंट का मीन कैलकुलेट हुआ था। जब हमने अप्लाई फंक्शन किया तो पूरा कॉलम जो है वो एक सीरीज कंसीडर हुआ और वो आपस में ऐड होके 4 से डिवाइड होके हमें क्या मिला था, मीन मिल गया था। ठीक है, तो ये आपको अप्लाई मैप और अप्लाई फंक्शन ही डिटेल में गिवन है। ये आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कि ए वाला जो डायग्राम है वो अप्लाई फंक्शन के लिए है और बी वाला, ये वाला जो डायग्राम है वो अप्लाई मैप फंक्शन के लिए है। अप्लाई और अप्लाई मैप फंक्शंस आई होप सबको समझ आ गए होंगे। एक बार हम खुद से भी इन्हें अपने प्रैक्टिकल में रन करके देख लेते हैं। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ अब हमें इस डाटा फ्रेम पे करना है, इसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसका यूज नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें अप्लाई फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में ही कर देते हैं df.apply। कौन सा फंक्शन हमें अप्लाई करना है, मीन फंक्शन। तो np.mean हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम जब इसे रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अप्लाई फंक्शन हमने किया है तो हर कॉलम का मीन जो है वो कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था और ये हमारा मॉडिफाइड डाटा फ्रेम जहाँ पे हमने अप्लाई फंक्शन यूज किया था, कोई एक्सेस नहीं दिया था, तो कॉलम वाइज रिजल्ट मिला। पहले कॉलम C1 का रिजल्ट मिला, देन C2 का मीन मिला हमें और देन कॉलम C3 का मीन जो है वो हमें रिटर्न हो गया। यहीं पर अगर हम एक्सेस की वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते, मान लीजिए हम यहाँ कोमा लगा के दे देते एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो जब हम यहाँ पे एक्सेस 1 देते तो उस केस में हमारा क्या हो जाता, हमारा रो वाइज रिजल्ट हमें मिलता। तो इसे जब हम रन करते तो ये देखिए, इस बार हमें
हर रो के लिए अलग से रिजल्ट मिला है, ये R1 के लिए, ये R2, देन R3, R4, इस तरीके से। ठीक है, ये तो यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दिया, बट मान लीजिए अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लिखना चाहती, ठीक है, अगर मैं ऊपर अलग से मेंशन करना चाहती हूँ तो मैं वो काम अलग से भी कर सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं df1 ले लेती हूँ, df1 इज इक्वल टू df डॉट अप्लाई, और अप्लाई फंक्शन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब मीन हमने अभी अभी रन करके देखा, इस बार हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर मीडियन का आप वेरीफाई नहीं कर सकते, हम यहाँ मिन फंक्शन यूज कर लेते हैं। मिन फंक्शन क्या करता है कि हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, df डॉट अप्लाई np डॉट मिन। अब हम इसे यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देंगे, df1 जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, और ये देखिए इस बार हमने मिन फंक्शन लिया था, एक्सिस की वैल्यू हमने नहीं दी है, यानी कि कॉलम वाइज रन होगा। तो ये देखिए ये कॉलम C1 की मिनिमम वैल्यू मिल गई। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में जो है 4 वैल्यूज हैं, 23, 12, 67, 87, तो मिनिमम क्या है 12। सिमिलरली C2 में मिनिमम वैल्यू क्या थी 21, और C3 में मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 43। तो ये जो है इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। अगर हम यहाँ एक्सिस 1 लिख दें, इस केस में क्या होगा, रो वाइज रिजल्ट मिलेगा, हर रो की मिनिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए इस बार हर रो की मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले हुई है। ये फर्स्ट रो R1 थी, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 23, सेकेंड रो R2 में मिनिमम वैल्यू 12, देन R3 में मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 57, एंड R4 में मिनिमम वैल्यू क्या है 78। तो यही सारी चीजें जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब अगर हम यूज करते हैं अप्लाई मैप फंक्शन, ठीक है, तो अप्लाई मैप के लिए सेम वही चीज, डाटा फ्रेम का नाम डॉट फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा अप्लाई मैप, और अब हमें ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करना है जो हर एलिमेंट पे यूज हो सके। अब यहाँ सबसे पहले तो हम जो बुक में दिया हुआ है वही कर लेते हैं, np डॉट मीन हमने रन कर लिया। ठीक है, तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमें हर एलिमेंट का मीन कैलकुलेट होके मिल गया। अब इंडिविजुअल एलिमेंट का हो रहा है तो रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हर एलिमेंट 1 से डिवाइड होके हमें रिजल्ट मिल गया। अब मान लीजिए हमें हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट भी हर स्क्वायर रूट के लिए भी हमें एक ही नंबर चाहिए होता है, हमें दूसरा ऑपरेंड नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट कॉल करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से अप्लाई मैप फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये हमने यहाँ तक लास्ट अभी किया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर अप्लाई बाय डिफॉल्ट द एक्सिस इज 0। प्रैक्टिकली हमने ये पार्ट करके देख लिया है, बुक में अभी तक ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ऊपर सिर्फ अप्लाई मैप किया था, एक्सिस नहीं दिया था। तो ये देख लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू एक्सिस 0 थी, क्योंकि हमने यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर हमने एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया था, और जब एक्सेस नहीं दिया तो हर कॉलम का रिजल्ट हमें मिला था। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सेस की वैल्यू 1 दे दें, द फंक्शन इज अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल कॉलम, टू अप्लाई द फंक्शन रो वाइज यू मे राइट लाइक दिस, डाटा फ्रेम का नाम डॉट अप्लाई फंक्शन कोमा एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो यही सेम सिंटैक्स हमने यहाँ जब ये प्रैक्टिकली किया, तो डाटा फ्रेम का नाम सेलडेफ डॉट अप्लाई, और अप्लाई के अंदर वो फंक्शन जो हमें रन करना है, हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, मीन फंक्शन। बट इस बार जब हमने एक्सेस 1 दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये देखिए पहले हमें यहाँ पे 2016 कॉलम, 2017 कॉलम, 2018 और 2019 कॉलम के लिए मिला था। बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमें हर रो के लिए रिजल्ट मिला। ये Q1 वाली रो के लिए, देन Q2 वाली रो के लिए ये, देन ये Q3 वाली रो का रिजल्ट, एंड देन Q4 वाली रो का रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले हुआ। तो जब एक्सेस 1 देते हैं तो रो वाइज रिजल्ट हमें मिलता है। Consider one more example with a series function numpy dot sum, the cumulative sum function which work like this। अब जिन्होंने बेसिक वीडियोस देखी थी वहां अगर आपको याद हो, हमने लास्ट की जो वीडियोस थी आई थिंक 9th-10th वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्यूमुलेटिव सम का। क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, इस तरीके के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, क्यूमुलेटिव मिन, क्यूमुलेटिव मैक्स। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है,
कि प्रीवियस एलिमेंट्स को साथ में कंसीडर करके चलना। ये यहाँ इन्होंने बताया भी हुआ है, ये हम क्यूमुलेटिव सम परफॉर्म करके देखेंगे, बट उससे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यूमुलेटिव सम फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर देखिए, सबसे पहले रो वाइज अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम रो वाइज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं, अब यहाँ पे ये जो है हर एक कॉलम के लिए दिखा रहा है। अब फर्स्ट कॉलम में जो है अगर हम क्यूमुलेटिव सम कर रहे हैं रो वाइज, फर्स्ट रो का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, बट जब सेकंड रो आएगी, सेकंड रो में क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। ये हम यहाँ से करने की बजाय अगर मैं आपको ये इस तरीके से समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सेल डेफ एग्जाम्पल था। ये देखिए, ये सेल डेफ एग्जाम्पल है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अगर हम रो वाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि इससे पहले और कोई रो नहीं है तो इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा। बट जब क्वार्टर 2 वाली रो आएगी तो यहाँ पे 56,000 की जगह रिजल्ट क्या हो जाएगा, 56,000 प्लस 34,500, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। देन जब थर्ड रो की बारी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 47,000 प्लस 56,000 प्लस 34,500। देन जब क्वार्टर 4 की बारी आएगी तो फिर से चारों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 49,000 प्लस अबाउट 3 वैल्यूज। सिमिलरली 2017 कॉलम के लिए फर्स्ट रो की वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू। थर्ड वैल्यू जब आएगी तो ये भी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर वाली तीनों का सम हो जाएगी, और फोर्थ वैल्यू में चारों वैल्यूज का सम हो जाएगा। यही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है। एलिमेंट 00 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट 00 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट 10 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। क्योंकि ये इंडेक्स 0 होता है, ये 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों का सम है। देन थर्ड एलिमेंट के लिए ये थर्ड वैल्यू जो है वो प्रीवियस वाली वैल्यूज का सम हो गई, और फोर्थ जो है अगेन सम होता चला गया। इस तरीके से जो है ये रन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्यूमुलेटिव सम को अप्लाई मैप के अंदर यूज किया तो इंडिविजुअल एलिमेंट पे होगा। अब जब इंडिविजुअल एलिमेंट है तो उसके पास आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, तो वो वैल्यूज चेंज नहीं हुई। अभी जो हमने सेल डेफ देखा था सेम वही वैल्यूज हैं, 34,500, 56,000, 47,000, 49,000, इस तरीके से सारी वैल्यूज जो है सेम है। बट जब हमने अप्लाई के अंदर यूज किया, अप्लाई में क्या होता है, अगर एक्सेस नहीं दिया तो कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी कि ये पूरी एक सीरीज है हमारे पास, ये पूरी एक सीरीज होती है, ये वाली पूरी एक सीरीज होती है, और ये वाली एक अलग सीरीज होती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक एक सीरीज है। तो जब इनमें क्यूमुलेटिव सम होगा तो हम देख सकते हैं फर्स्ट रो की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है। यहाँ भी 34,500 है, यहाँ भी 34,500 है। बट जब सेकेंड रो पे आएंगे तो सेकेंड रो प्लस फर्स्ट रो, यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके ये वाली जो 34,500 प्लस 56,000, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है, 90,500, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। थर्ड वैल्यू के लिए तीनों रो का सम हो जाता है, यानी कि 34,000 प्लस 56,000 प्लस 47,000, इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है, 1,37,500। देन क्वार्टर 4 के लिए ये पूरी वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली जब 2017 पे आए तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी 44,900, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है। बट सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो प्लस फर्स्ट रो आ जाएगी, तो 44,900 प्लस 46,100, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया, 91,000। इसी तरीके से थर्ड रो के लिए तीनों रो की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और फोर्थ रो के लिए चारों रो की। तो ये क्यूमुलेटिव सम वाला मेथड जो है वहां मैंने बेसिक वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया था। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस किस पे है, अप्लाई और अप्लाई मैप पे। तो जैसे हम ये हमने स्क्वायर रूट करके देखा, वैसे ही यहाँ पे ये कम सम मेथड जो है वो यूज किया गया है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा हो वो बेसिक वीडियो से रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है।
पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कम सम मेथड, एनपी। हम अप्लाई मैप के अंदर भी यूज करेंगे और अप्लाई के अंदर भी जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले अप्लाई मैप के अंदर यूज कर लेते हैं एनपी डॉट कम सम। अब जब अप्लाई मैप पे हमने इसे रन किया तो हमें जो डाटा फ्रेम मिलेगा, हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम और चेंज मॉडिफाइड डाटा फ्रेम जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ये देखिए, ये 23 का 23 रहा, 12 का 12, 67 का 67, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट पे अप्लाई किया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट जब हम इसे अप्लाई मैप की जगह अप्लाई के अंदर कॉल करेंगे, अब अप्लाई का मतलब क्या है, कॉलम वाइज परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि यहाँ एक्सिस की वैल्यू नहीं दी, डिफॉल्ट एक्सिस क्या होता है 0, तो हमें हर कॉलम का क्यूमुलेटिव सम मिलेगा, ठीक है। कॉलम का क्यूमुलेटिव सम मिलेगा, यानी कि ये पूरा कॉलम जो है एक सीरीज है। तो फर्स्ट रो में 23 ही रहेगा, सेकंड में क्या आ जाएगा 23 प्लस 12, थर्ड में क्या आ जाएगा 23 प्लस 12 प्लस 67, इस तरीके से। तो हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने इसे रन किया तो हमें रिजल्ट जो है वो अब क्या मिला है। पहली वैल्यू 23 थी, वो वैल्यू यहाँ पर भी 23 रही, बट सेकंड क्या आया 23 प्लस 12 35 हो गया। देन 23 प्लस 12 प्लस 67, ये तीनों ऐड होके हमें क्या मिले 102। देन 23 प्लस 12 प्लस 67 प्लस 87 189। सिमिलरली कॉलम 2 के लिए फर्स्ट 34 एज इट इज, देन 34 प्लस 21 हमें क्या मिल गया 55, देन 34 प्लस 21 प्लस 65 हमें क्या मिला 120, देन 34 प्लस 21 प्लस 65 प्लस 78 से क्या मिल गया 198। सिमिलरली कॉलम 3 के लिए यहीं पर अगर हम एक्सिस प्रोवाइड कर देते, कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 1, इस केस में क्या होता, रो वाइज परफॉर्मेंस होती, रो वाइज क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट होगा। आप रिजल्ट को जो है वो ध्यान से देख लीजिए, अभी कॉलम वाइज मॉडिफिकेशन है, अब जब मैं इसे रन करूंगी तो रो वाइज मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि हर रो में फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, सेकंड वैल्यू जो है दोनों का सम, थर्ड वैल्यू जो है तीनों का सम। रन करके देखते हैं। ये देखिए अब रो वाइज रिजल्ट मिला है, तो आप देखिए फर्स्ट रो में पहली वैल्यू 23 एज इट इज, बट सेकंड वैल्यू जो है 23 प्लस 34 क्या मिला 57 मिला, और थर्ड वैल्यू जो है 23 प्लस 34 प्लस 56 113 मिला। सिमिलरली सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू क्या थी 12, तो ये 12 यहाँ पे एज इट इज मिला, देन 12 प्लस 21 33 हो गया, देन 12 प्लस 21 प्लस 43 76 हो गया। सिमिलरली थर्ड रो के देखिए, पहले यहाँ पे 67 है तो ये 67 एज इट इज रहा, देन 67 प्लस 65, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला, यहाँ से ये सेकंड एलिमेंट मिला 132। देन R3 के ये तीनों एलिमेंट 67 प्लस 65 प्लस 57 को ऐड करके हमें क्या मिला 189 मिला। सिमिलरली फोर्थ के लिए फर्स्ट वैल्यू 87 है तो ये 87 ही रहा, देन सेकंड एलिमेंट 87 प्लस 78, दोनों का सम होके हमें ये 155 मिला, देन 87 प्लस 78 प्लस 89, इन तीनों को ऐड करके हमें ये 254 मिला। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव सम जो है वो कैलकुलेट होता है। आई होप ये पार्ट जो है वो सबको क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करके अपने डाउट जो है वो जरूर पूछिए, ठीक है। Here one thing you must keep in mind is that for apply the function name should be a series or array function। तो ये लाइन हमें पहले भी बताई गई थी कि हमें अप्लाई फंक्शन में ध्यान रखना है कि हमें सीरीज या एरे फंक्शन को ही प्रोवाइड करना है। That is a function that work with series type object, कोई भी ऐसा फंक्शन जो सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सकता हो। If you give name of a single element function, अगर हम अप्लाई फंक्शन के अंदर किसी सिंगल एलिमेंट फंक्शन का नाम जो है वो एज अ आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन का नाम अप्लाई के अंदर दे देते हैं, अब स्क्वायर रूट फंक्शन सीरीज पे तो काम करता नहीं है, वो तो हर एलिमेंट का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, ऑब्वियसली वो पूरे कॉलम का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर सकता है। अभी हमने रन करके भी देखा था, जब हमने डाटा फ्रेम पे भी अप्लाई किया तो भी उसने डाटा फ्रेम के हर एलिमेंट का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया था। देन द फंक्शन विल बी अप्लाइड
to all the elements individually and not to a row or column। तो अगर हम अप्लाई फंक्शन के अंदर किसी एलिमेंटल फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट हमने दिया, तो उस केस में वो फंक्शन जो है हर एलिमेंट पे इंडिविजुअली अप्लाई होता है। उस केस में रो और कॉलम पे अप्लाई वो नहीं हो पाता है। तो जो रिजल्ट होता है वो हमें रो वाइज या कॉलम वाइज नहीं मिलता है, वो हमें पूरा का पूरा डाटा फ्रेम मिलता है, हर एलिमेंट का रिजल्ट हमें मिलता है। एंड द रिजल्ट विल बी जस्ट द सेम एज दैट ऑफ अप्लाई मैप। और उस केस में रिजल्ट जो है वो अप्लाई मैप की तरह ही शो होता है। तो यहाँ आपको ये करके भी दिखाया हुआ है। डाटा फ्रेम पे अप्लाई मेथड के अंदर अगर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन दिया, अब स्क्वायर रूट सीरीज फंक्शन तो है नहीं कि पूरे कॉलम का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे दे हमें, या पूरी रो का कैलकुलेट करके दे दे। तो इसने क्या किया, हर एलिमेंट का इंडिविजुअल जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिटर्न किया। जब हम अप्लाई मैप की हेल्प से कॉल करते हैं तो भी हमें यही सेम काम मिलता है। तो इस केस में दोनों अप्लाई और अप्लाई मैप का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम मिला। आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। पहले हम यहाँ अप्लाई के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ df2 भी दे देती हूँ। df2 इज इक्वल टू df डॉट अप्लाई मैप और अप्लाई मैप के अंदर भी हमने क्या दिया, sqrt, ठीक है। अब यहाँ मॉडिफाइड डाटा फ्रेम में मॉडिफाइड डाटा फ्रेम विद अप्लाई, ठीक है। इसके साथ एक प्रिंट स्टेटमेंट और देते हैं df2 के लिए, प्रिंट मॉडिफाइड डाटा फ्रेम विद अप्लाई मैप फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम अप्लाई मैप वाले रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट df। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा df1 और df2 दोनों का रिजल्ट जो है वो हमें सेम मिलेगा। ये देखिए, जब हमें मॉडिफाइड डाटा फ्रेम विद अप्लाई वाले केस में मिला तो भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम है, और मॉडिफाइड डाटा फ्रेम विद अप्लाई मैप वाले केस में भी जो है वो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट फंक्शन को अप्लाई के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम वही मिलता है जो अप्लाई मैप के केस में हमें रिजल्ट रिटर्न होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अप्लाई फंक्शन के अंदर हमें हमेशा सीरीज टाइप फंक्शन ही देना है अगर हमें रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन को रन करना है। अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट देंगे तो वो रो वाइज या इंडिविजुअल एलिमेंटल फंक्शन देंगे तो वो रो वाइज या कॉलम वाइज परफॉर्म नहीं होगा। और इसके साथ ही हमारे फंक्शनल एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है, फंक्शनल एप्लीकेशन के जो मेन तीन थे कि डाटा फ्रेम वाइज, रो कॉलम वाइज और एलिमेंटल वाइज, यानी कि पाइप, अप्लाई और अप्लाई मैप, वो तीनों फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय और ट्रांसफॉर्म फंक्शन। या आप देख भी सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, फंक्शन बाय ग्रुप बाय। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप आज वाले सारे पार्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछिए। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी गिवन है, वहां मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है कि सीरीज वाली प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। उसमें हमारे पास 5 वीडियोस है। सीरीज वाला चैप्टर जो है वो छोटा ही चैप्टर था तो 5 वीडियोस में ही कंप्लीट हो गया है। उसके बाद डाटा फ्रेम का जो बेसिक पार्ट है वो हमारा काफी लेंथी है, तो उसके लिए हमारी 13 वीडियोस हैं। बट वो वीडियोस जो हैं ज्यादा लंबी नहीं है तो इसलिए वो कवर जो है इजीली हो जाएंगी। और उसके बाद डाटा फ्रेम का एडवांस पार्ट अभी हम कर रहे हैं। ये आज हमारी 4th वीडियो है। इसके बाद आई थिंक 2 वीडियोस और बनेंगी और ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा पांडास लाइब्रेरी का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा पाइपप्लॉट लाइब्रेरी जो है स्टार्ट हो जाएगा, डेट इज डाटा विजुअलाइजेशन, जो हमारा यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। डाटा विजुअलाइजेशन के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो
आज की वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट करके पूछिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय।